नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आईडी स्पेशल में। तो सोमवार से शीतकालीन सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, लेकिन ये क्या, उससे पहले ही सियासत भी जारी हो गई है। जारी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो बयान आ रहे हैं नेताओं के, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं। इशारा इसलिए कर रहे हैं कि विपक्ष का इस पूरे मामले में यह कहना है कि सत्र की जो अवधि है वो बहुत कम है, बहुत छोटी है। 5 दिन का सत्र होने से जरूरी जितने भी मुद्दे हैं उसे सदन पर नहीं उठाया जा सकेगा, यानी कि समय को नाकाफी विपक्ष ने बताया है सदन के समय को लेकर। लेकिन सरकार की ओर से जो बयान सामने आया वो इस बात को लेकर है कि सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि विपक्ष से न केवल अपील है, बल्कि विपक्ष हमें इस बात की श्योरिटी भी दे कि सदन को सुचारू रूप से चलने देगा। तो पहले आपको सुनवाते हैं कि विपक्ष के क्या सवाल हैं और सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब आया, पहले वो सुन लेते हैं। भी प्रस्ताव को लेके आ सकते हैं, नियम प्रक्रिया के तहत स्वागत है। सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है, बस हो हल्ला न करें, चर्चा करें। मैंने देखा है कि चर्चा से भागती है कांग्रेस और हो हल्ला में करती है। चर्चा करें। भी देखते हैं कि कुछ आक्रामक भूमिका में नजर आता है विपक्ष, इस बार किस तरह देखेंगे? इस बार सरकार के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी के विधायक दल ने अविश्वास प्रस्ताव रखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने जन विरोधी निर्णय लिए हैं, प्रदेश के खजाने को खोखला कर दिया है। किसान मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। नौजवान बेरोजगारी के कारण मौत के कगार पर पहुंच चुका है। महिलाओं के साथ अत्याचार दमन चल रहा है। सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चियों पर मध्य प्रदेश में रेप बढ़े हैं। इन समस्याओं से दूर सरकार अपनी प्रचार प्रसार में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में सिर्फ 32 दिन विधानसभा चली है। ये एहसास कराता है इस बात का कि विधायकों का जो सदन का अधिकार है, ताकत है, उसको सरकार किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती। तो आपने सभी नेताओं को सुन लिया, और जिसमें जीतू पटवारी शामिल हैं, कमलनाथ सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जो कि वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं और इससे पहले वे भी संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका में ही थे कमलनाथ सरकार के समय, और मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। यानी कि पूरी तरह से बात ये क्लियर है कि एक और सरकार का रुख और दूसरी ओर विपक्ष का रुख, दोनों के रुख साफ है। चलिए, हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर राहुल रंजन जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि जब भी हम देखते हैं सत्र के समय को लेकर, तो चर्चा यही होती है, विपक्ष का ये कहना रहता है कि समय बहुत कम है। क्या वाकई आपको भी ये लगता है 5 दिन का समय नाकाफी है? 5 दिन का तो बिल्कुल नाकाफी है, इस बात को तो मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन क्योंकि लंबे समय के बाद में सारी मुद्दे जो मध्य प्रदेश के इकट्ठे होते हैं, पूरे प्रदेश के सारी चीजें जब सामने आ जाती हैं, तो चर्चा का समय मिलना चाहिए। और 5 दिन का समय विधानसभा में इतना कम होता है कि 5 दिन में सरकारी कामकाज ही निपट जाए, वही बहुत है। तो विधायकों की बात भी सामने नहीं आ पाती, और सरकार भी इसको बहुत सीधे तरीके से कहा जाए कि सरकार टालू रवैया अपनाती है। 5 दिन में विपक्ष की कोई बात नहीं सुनना है, उसको टाला और सरकारी काम पूरा किया जाता है, तो ये ठीक नहीं होता। और हमने भी पुराना अनुभव भी रहा है, विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी देखा है, लंबा होता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कोरोना के बाद में एक परिपाटी सी बन गई है कि विधानसभा के सत्र को या तो बहुत छोटा कर दो, और नहीं छोटा करो तो बिल्कुल इतना कर दो कि 2 दिन 3 दिन में औपचारिकताएं पूरी हो। और औपचारिकता रह गई है विधानसभा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष को भी सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको सोचना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो विपक्ष है, विपक्ष से ही सरकार के पास में सारी चीजें मतलब जो समस्याएं हैं उनको देखने, सुनने, समझने का मौका मिलता है। यदि विपक्ष को आप नहीं सुनोगे
तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसको अपन सीधे तरीके से ये कह देते हैं कि सरकार बचाव की मुद्रा में है और कांग्रेस को मौका नहीं मिल पा रहा है कि वो आक्रामक हो सके। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये ठीक नहीं है। जी जी। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद मालू जी वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है सर। पवन पटेल साहब जुड़ चुके हैं, महामंत्री हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, आप दोनों का बहुत स्वागत है। गोविंद मालू साहब, शीतकालीन सत्र है सर, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि थोड़ा समय की अवधि अगर बढ़ जाती, समय ज्यादा होता तो चर्चा भी अच्छी होती। बहरहाल जी, जितना है उसमें भी कर ले तो बड़ी बात है। चर्चा को शांतिपूर्ण ढंग से आप करें, मुद्दे की बात करें। आप उस पर हंगामा करेंगे और उस पर ये समझेंगे कि हमको प्रचार मिलेगा, तो 5 दिन हो या 50 दिन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो संसद के भी सत्र देखे हैं जो भले ही 30 दिन के हो, रोज हंगामे की भेंट चढ़ जाते थे, कोई मतलब नहीं निकलता। तो 5 दिन की अवधि, और कार्य मंत्रणा समिति में खुद रहते हैं नेता प्रतिपक्ष और सब लोग, उनके सामने सारा एजेंडा होता है। उस समय इनको ये बात कहनी चाहिए कि भाई ये नाकाफी है या इसके लिए हमको समय कम है या हम मुद्दे उठाएंगे उसके लिए क्या होगा। तो सरकार और ये सब कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा होकर और ये सब तय होता है। लेकिन 5 दिन में भी अगर आप चाहें तो मुद्देवार, सिलसिलेवार और बिना किसी अनर्गल बातों के आप मुद्दे की बात करें तो बहुत ही पर्याप्त है। सरकार के बिजनेस भी निपट जाएंगे सारे सदन के, और जो विषय है सूची उसकी भी बात हो जाएगी, विधायकों के प्रश्न भी आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि ये छोटे सत्र होते हैं शीतकालीन सत्र, और ये बाकी बजट सत्र बड़ा होता है, लेकिन उसको भी हम पूरी चलाए। अभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने भी यही कहा कि आप हंगामा करेंगे तो कैसे चलेगा सत्र, और आप काम की बात करेंगे तो सत्र चलेगा। बिल्कुल। चलिए हम पवन जी से समझने की कोशिश करते हैं। पवन जी, सत्र विपक्ष को तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन सरकार की ओर से ये बयान जारी हुआ है कि जो 5 दिन का समय है, यदि वो शांतिपूर्वक चल जाए तो जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी, ये सरकार कह रही है आप लोगों से। नहीं तो सरकार और कम कर दे, 2 दिन का कर दे, 5 दिन तो बहुत बड़े होते हैं, 2 दिन कर दे, दिन रात कर दे, कम कम समय होगा, है ना। इतनी हद कर दी है इन्होंने, देश प्रदेश में बोल रहे 5 दिन में पूरे हो जाएंगे, और ये बात कर रहे हैं कोई सुनता नहीं है। हंगामे की भेंट क्यों करनी पड़ती है, हंगामा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आप सुनते नहीं हो। न यहाँ विधानसभा का वही हालत है, वही हालत राज्यसभा का, वही हालत लोकसभा का है। ध्वनि मत से कोई नियम पास कर लोगे, विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये पूरी दुनिया देख रही है। पहले देख लीजिए 2014 के पहले कितने लंबे सत्र हुआ करते थे, और वही सत्र में मौका मिलता था जो विपक्ष का विधायक था अपनी बातों को रखता था, लोगों की, जनता की आवाज को उठाने का प्रयास करता था, जो ये सरकार की नाकामियों को लाने का प्रयास करता था। अब वो चीज बची नहीं है। इनका तो तानाशाही कि विपक्ष विहीन चाहिए इनको, इनका कोई बोलने वाला ना हो, सरकार के ऊपर कोई क्वेश्चन ना कर सके। अब एक विधानसभा उसको भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं, कम करके धीरे धीरे खत्म कर देंगे। जो इनकी विचारधारा, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करना चाह रहे हैं, जो जनता ने अमेंडमेंट जिसको दिया उसको खरीद फरोख्त करके इस तरह से इन लोगों ने अमेंडमेंट अपना खरीदा हुआ लेके अमेंडमेंट लेके आए हैं। तो ये सब उसी की एक परिणति है, उस दिशा में आगे चल रहे हैं कि पहले छोटा कर दो, कम कर दो, फिर 2 दिन का कर दो, फिर 4 दिन का कर दो, फिर बोल देना चुनाव होने की जरूरत ही नहीं है। हर 5 साल बाद चुनाव क्यों जरूरी है, जब मोदी जी इतने अच्छे से संभाल रहे हैं, राम राज्य मचा हुआ चारों तरफ, खुशियां की लहर दौड़ रही है, तो चुनाव की क्या जरूरत है। चुनाव पे प्रश्न चिन्ह कर देंगे, खत्म कर दो चुनाव, झंझट ही खत्म हो जाए। गोविंद मालू जी, क्या ऐसा है? विवेक जी, क्या ऐसा है? पवन जी बहुत गंभीर होकर सवाल करना है। ये इस तरह से बेलगाम होकर, इस तरह से बहुत ही खिसियाकर बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास तो 365 दिन बाहर बोलने के पड़े, तब क्या बोलते हैं मोदी जी की हत्या कर देंगे, कोई कहता है मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ। अरे भाई मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करो। और आपने कौन से सदन चलाए हैं पूरी दुनिया जानती है। जब भ्रष्टाचार था 2004 से लेकर 14 तक, तब आपने कितने दिन सदन चलने दिया और कितने दिन जेपीसी की मांग मांगी, ये सबको पता है, क्योंकि आप खुद ही ये परंपरा डाल चुके हैं। लेकिन हम चाहते हैं, अभी देखिए, अभी पूरा सत्र चला, सदन चल रहा है लोकसभा का, आप हंगामा करेंगे तो सदन कैसे चलेगा। इस बार, पिछली बार भी बिजनेस हुआ 100%, 110% हुआ राज्यसभा में। देखिए किसने बोला नहीं चला। जब आप हंगामा करेंगे तो सदन कैसे चलेगा। आप कभी कोई चप्पल फेंक रहा है, कोई कागज फेंक रहा है, कोई वेल में घुस रहा है,
कोई और स्पीकर पर, कोई आसंदी पर कोई पेपर वेट फेंक रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, सदन चलाने के लिए आपके पास मुद्दे होना चाहिए। हाँ। और बाहर भी मुद्दे होंगे तो वहां अंदर भीतर मुद्दे होंगे। जब बाहर ही आपके पास मुद्दे हैं, कहीं हत्या कर दो और वो उनकी माँ ने दूध पिलाया है क्या, और इनके पिताजी ने ये किया है क्या, और इस तरह की बनरगल बातें करेंगे तो जनता को मालूम है आपके पास मुद्दे आपके पास नहीं है श्रीमान। जनता की बात करने के लिए आपके पास न तो मादा है न मुद्दे है, इसलिए ये हमेशा चर्चा से आप भागते हो। हमारा ये आरोप। मैं राहुल साहब से पूछता हूं, अभी लोकसभा राज्यसभा दोनों चल रही है, एक दिन भी एडजॉर्न नहीं हुआ। जी मैं आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं के पास लौटूंगा। उसके लिए सदन पूरा बंद हो गया। जी डॉक्टर राहुल जी, चलेगा मेरा आपसे सर एक सवाल रहेगा। सोनिया जी के और राहुल जी के मुद्दे की बालू साहब लौटूंगा आपके पास। 4 साल की अगर हम बात करें, यानी कि कमलनाथ सरकार और शिवराज सरकार दोनों की ही बात करें, तो एक भी बार ऐसा नहीं दिखा कि जो सत्र जितने समय के लिए आया हो वो चल पाए, यानी पूरा सत्र नहीं चल पाया जितनी अवधि के लिए आता है। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर, अगर हम बीजेपी कांग्रेस दोनों को यहां से थोड़ा सा अलग करें, क्योंकि संसदीय प्रणाली की एक अलग व्यवस्था रहती है, वहां पर किस प्रकार के विषय उठते हैं। और सदन में हमने चर्चा के दौरान कई दफा देखा है, जब विपक्ष वॉकआउट भी करता है तो यही सारी बातें सामने आती हैं। एक पहली चीज तो यह है कि विधानसभा का सत्र होना आवश्यक है, उसकी बैठकें होना आवश्यक है। हंगामा और जो दोनों चीजें हैं, ये हंगामे तो होते रहते हैं, विधानसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हंगामा होते हैं। और हंगामे के लिए पक्ष को तैयार रहना चाहिए, और विपक्ष का कर्तव्य है कि वो हंगामा करे या फिर करती रहे, जो भी व्यवस्था है उसकी हो सकती है। लेकिन मेरा सीधा कहना है कि विधानसभा का सत्र जब छोटा हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, ऐसे अंचलों से आते हैं कि जो उनकी पकड़ न प्रशासन पर हो पाती है, न मंत्रियों तक वो पहुंच पाते हैं, न मुख्यमंत्री तक पहुंच पाते हैं, वो अपनी बात कहीं कह नहीं पाते। उनके लिए एक ही मंच मिलता है, वो विधानसभा का सत्र जब भी आहूत हो तो वो जाकर के अपनी ओपन बात कह सके, तो उसमें उनकी सुनवाई हो जाती है। लेकिन जब विधानसभा का सत्र छोटा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उन विधायकों का कभी नंबर ही नहीं लग पाता, वो कभी बोल भी नहीं पाते अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। आप सामान्य रूप से समझिए कि हर विधायक जो ग्रामीण अंचलों से जो आता है वो इतना नहीं होता कि वो मंत्री के पास जाकर के अपना काम करवा सके। उसके लिए विधानसभा ही एक ऐसा मंच है जहां से वो अपना काम करवा सकता है। छोटी सी आवाज भले उठा दे, लेकिन ये बहुत दूर तक चली जाती है, उसका काम हो जाता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि विधानसभा का सत्र थोड़ा लंबा होना चाहिए, जिसमें हर विधायक को, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष को, उसको बोलने का मौका मिल सके। क्योंकि प्रश्नावली जो आती है, आप जानते हो, प्रश्नावली का जवाब मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो शून्यकाल में उठा दिए जाते हैं, और विधायकों को इसका मौका मिलना चाहिए। लंबा सत्र चलेगा तो वो बोल पाएंगे, क्षेत्र का विकास हो पाएगा, लोगों का भला हो पाएगा, और वो कुछ काम कर पाएंगे अपने क्षेत्र में। तो मेरी तो मानसिकता ये है कि सत्र थोड़ा लंबा हो तो सबको मौका मिल जाए, और ये हक भी होता है विधायकों का। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह है भी कि हर सत्र बिल्कुल विधिवत रूप से चले, जिसमें सबको अपनी बात कहने का मौका मिल सके। मैं एक चीज और जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये बात भी सामने आती है, ग्रामीण अंचल का आपने जिक्र किया, हमने ये चीज देखी है ग्रामीण अंचल में कि जनता जब विधायक के पास जाती है तो विधायक एक आश्वासन जरूर देते हैं कि इस विषय को हम विधानसभा में उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक लंबा फ्रीक्वेंसी जनता की भी जुड़ी रहती है विधायक से, कि अब जब विधानसभा सत्र नजदीक आ रहा है तो हमारे विषय भी सत्र में उठाए जाएंगे। एक चीज और बता दूं, विधानसभा का सत्र लंबा चलता है तो आप ये देखिए, एक मानसिकता है, जब ग्रामीण क्षेत्रों को, दूर दूर अंचलों से जो आते हैं विधायक, जब लंबा सत्र चलता है तो आप देखोगे उस क्षेत्र के लोग अपने काम के चलते यहाँ भोपाल में आ जाते हैं। जब सत्र चलेगा तो विधायक महोदय के पास या जो मंत्री हैं उनके पास में जमावड़ा जमा रहता है, और जितने दिन तक, यदि महीने भर 15 दिन तक यदि चलता है तो 15 दिन में उस क्षेत्र के बहुत सारे काम आसानी से निपट जाते हैं, और यही विधायक लोग सक्रिय रह जाते हैं। अब 5 दिन का सत्र यदि चलता है या 1 सप्ताह का सत्र चलता है, उसमें विधायक जी क्या बोल पाएंगे, क्या प्रश्न लगा पाएंगे, क्या शून्यकाल में बोल पाएंगे, ध्यानाकर्षण क्या कर उठा पाएंगे, तो ये और बहस होगी, उसमें कहाँ
कोई मुद्दा उठ पाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन एक विधानसभा का सत्र उनके क्षेत्र के विधायकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। तो इस चीज को भी मान के रखना चाहिए कि यदि सत्र लंबा होता है तो प्रशासनिक काम उस विधायक के क्षेत्र के आसानी से हो जाते हैं। बिल्कुल। पवन जी का रुख करते हैं। पवन जी, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे जो हमारे पास जानकारी आई है उसमें आप लोगों का प्रमुख मुद्दा है? बेरोजगारी है, किसानों से जुड़ा मुद्दा है, महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे। बाकी इसमें कुछ एड ऑन आप कर सकते हैं पवन जी। नहीं, जैसे खाद नहीं मिल रही, आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं, सीधी सी बात है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे हम लोग विश्वास रखते हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही, चारों तरफ भय का माहौल व्याप्त है, इन्हीं सब चीजों के जो जनहित के मुद्दे, इन्हीं चीजों को विधानसभा में प्रश्न के तौर पर उठाया जाता है और उस पर सुनवाई होती है। बड़े लंबे समय से यही प्रक्रिया चली आ रही है, लेकिन अब वो प्रक्रिया को ध्वस्त इसलिए कर रहे हैं कि इनका लोकतांत्रिक व्यवस्था पे इनका विश्वास है नहीं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हैं, ये तानाशाही की व्यवस्था को मानते हैं। इनके यहाँ तानाशाही वाला होता है, मैं की बात है, बस मैं, विपक्ष से इनको कोई मतलब है नहीं, विपक्ष आवाज उठाता रहे। और मैं पहले मैं जितना मेरी उम्र है, मैं पहले भी कहीं देखता था, अपनी उम्र में शुरू के पड़ाव में देखता था कि कोई धरना प्रदर्शन करता था, कुछ भी होता था तो उस पर कार्यवाही होती थी। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में कोई क्वेश्चन उठता था, उस पर कार्यवाही होती थी। कम से कम 100 क्वेश्चन का मैं खुद एग्जाम्पल गवाह हूँ कि जो प्रश्न उठे, लेकिन कहाँ गए भगवानी मालिक, कहाँ गए भगवानी मालिक है। धरने में बैठे रहो, भगवानी मालिक है कि कौन आएगा उनको उठाने, कौन आएगा नहीं उठाने। मतलब अच्छी तानाशाही बची हुई कि भाई कोई धरने पे बैठा हुआ है, आप इस प्रदेश के मुखिया हो, आप सत्ता में हो, तो आपका फर्ज बनता है कि बिना किसी पक्षपात के, ये बाद में देखो कि कौन ने किसको वोट दिया, सबसे पहले देखो कि हमारे प्रदेश की अगर प्रजा है, हमारे प्रदेश का बासिंदा है, वो किसी तरह से दुखी है, तो हमारा फर्ज बनना चाहिए, हम सत्ता में है, कि हम उसके दुख को दूर करें। लेकिन ये देख लीजिए हजारों एग्जाम्पल, अभी आज पीसीसी के सामने बैठे हुए हैं वो आउटसोर्सिंग वाले, रोते रहो, मरते रहो, कोई पूछने वाला नहीं, बस बढ़िया टीवी में डिबेट में दे देंगे बड़ी बड़ी बातें और मैनेजमेंट से चुनाव निकल जाएगा। जनता की आवाज कोई मतलब नहीं। 2014 में जो बातें की उनको कोई बोलने वाले नहीं। महंगाई, बेरोजगारी की इनसे क्वेश्चन ही मत पूछो, किसानों की आय दुगनी करने वाले तो उसकी बात ही मत पूछो, 100 दिन में काला धन आने वाला तो उसकी बात ही मत पूछो, बस कहते जाओ कि राम राज्य है। और वो जो उनकी बोल रहे हैं कि हत्या वाली बात, उसको कितना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। इनका मकसद ही रहता प्रोपोगंडा फैलाना, सिर्फ प्रोपोगंडा फैलाना। पहले सेंसर बोर्ड, इनका सेंसर बोर्ड जो भारतीय जनता पार्टी के देश और प्रदेश में सरकार है, पहले सेंसर बोर्ड उसी फिल्म को सेंसर करके पास कर देगी और जब टाकीज में लग जाएगा तभी पर्दा फाड़ने जाएंगे, ताकि इवेंट क्रिएट हो, ताकि देखे कि कितने बड़े हितैषी हैं। ये सिंघम बनने की जरूरत क्या है? आप वहीं शुरू से रोक दो ना। उस जो बोर्ड है पास करता है उसको बर्खास्त करो कि कैसे ऐसे मूवी पास कर दी, नहीं करेंगे। ये इनका इवेंट, यही इवेंट के कारण ही चुनाव जीतते हैं और इसी इवेंट के लिए, इसी इवेंट के हिसाब से काम चलता है। चलिए हम गोविंद जी से जवाब लेते हैं। गोविंद जी, क्या ये सही है राम राज्य की जो परिभाषा आप लोग दे रहे हैं और जो राम राज्य की परिभाषा पवन जी बता रहे हैं, वो तो एक दूसरे के समानांतर, मतलब बहुत ही, मैं तो कहूंगा कि एक होता है बराबर, यहाँ तो मतलब बिल्कुल विषम वाली चीज प्रकट हो रही है। गोविंद जी। विवेक जी, ये सत्ता के बिना छटपटाहट जो है ना मछली की, पानी के मछली कैसे छटपटाती, ये हालत कांग्रेस की। सबसे बड़ा तानाशाह अगर भारतीय लोकतंत्र में कोई हुआ है तो कांग्रेस पार्टी हुई है। विपक्ष की आप बात करें कि ये बोलने नहीं देते, हमने तो पूरा फोरम खुला रखा और अब तो इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई है, इतना मीडिया का पहला हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया। आप अपनी बात कहें कि ये नहीं करने देते। जिस जमाने में मीडिया पूरा सरकारी नियंत्रण में हुआ करता था, तब नेहरू जी को जरा सी बात बर्दाश्त नहीं होती थी। लोकसभा में कही गई सरकार के खिलाफ वो कहते थे जनसंघ को कुचल डालूंगा। हमने कभी नहीं कहा कांग्रेस को कुचल डालेंगे, उठा के बाहर फेंक देते थे, निलंबित कर देते थे, कोई बोलने वाला नहीं होता था। इंदिरा जी ने कैसी तानाशाही की, वो तो ऐतिहासिक उदाहरण है। हाँ। देश में और विश्व में कि आपने पूरे संविधान को ही बदल दिया, आपने सबको जेल में डाल दिया, लोकतंत्र को चलाया। ये लोकतंत्र इस तरह चलता है जेल में से। हमने तो किसी को जेल में नहीं डाला। हम तो बोल रहे हैं आप बाहर भी बात करिए, अंदर भी बात करिए, बहुत खुला है लोकतंत्र। अभी भी आप, लोकसभा चल रही है भाई, सब लोग बोल रहे हैं आपको बोलने की तमीज तो होना चाहिए ना। क्या बोलना है आपको समझ तो होना चाहिए, आपको अध्ययन तो होना चाहिए। आपके पास कुछ नहीं है, आप खाली डब्बा, खाली बोतल। आप बेरोजगारी और महंगाई और जमाने भर के होल पीट रहे हैं। बेरोजगारी महंगाई पे तो क्या निबंध लिखे जाते थे,
गाने बनते थे, फिल्में बनती थी कांग्रेस के जमाने में। ऐसी स्थिति नहीं जो लोगों में आप नकारात्मकता का भाव पैदा कर रहे हैं, जो लोगों में एक नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उससे जनता नहीं। और चुनाव जीत जाते मैनेजमेंट से कोई चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते काम से, जनता के प्यार से और स्नेह से, और जनता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन से और अपनी जवाबदेही से, अपनी अकाउंटेबिलिटी। आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी, विपक्ष की क्या अकाउंटेबिलिटी, जनता ने बता दिया। विपक्ष की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो विपक्ष का दर्जा भी समाप्त हो जाएगा। ये कांग्रेस की हालत है। इसलिए जल बिन मछली रत्त बिन बिजली वाली हालत जो हो गई कांग्रेस की, वो छटपटाहट है। इनके हिसाब से सब पूरा लोकतंत्र चलाओ। इन्होंने तो न्यायपालिका को अपने कब्जे में ले लिया था, सारी एजेंसियों को अपने कब्जे में ले लिया था, तोते का पिंजरा बोल दिया था सीबीआई। अब ये इनके पास अपार संपत्ति है, ये कैसे बचाएं, कैसे करें, और इसके लिए सत्ता चाहिए। ये सब इसी में लगे रहते हैं। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। चलिए पवन जी से जवाब ले लेते हैं। पवन जी प्लीज। नहीं, एक तो सारी तमीज जो है ना ये भाजपा वालों के पास है। ये हमको तमीज सिखाएंगे, है ना। तमीज इनके पास नहीं है बात करने की, ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं। तमीज आपके पास नहीं बात करने की। हमने पूछा महंगाई का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही तो उसका क्या हुआ, 100 दिन में काला धन, इनका पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए आप। नहीं दो यार, तमीज है, खुली स्वतंत्रता है। अभी सागर में क्या हुआ, सागर में क्या हुआ। आप जितना दुरुपयोग सरकारी एजेंसियों का जितना दुरुपयोग आप करते हो ना, उतना कोई नहीं करता। और एक बार आपका मैनेजमेंट सरकारी एजेंसी कुछ नहीं करेगी। आप भ्रष्टाचार करो, सरकारी एजेंसी चुपचाप रहेगी, ये संभव नहीं है। अरे 2 करोड़ रोजगार मत, लोग मर जाए, भूखे मर जाए, सिलेंडर बढ़ाते जाओ। सिलेंडर 15 महीने के लिए सरकार आई तो रोज पैसा कमा रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करें, सिलेंडर का रेट क्या है। अब ये 7 दलाली बंद करो। स्ट्रेटजी नंबर 2 है इनकी स्ट्रेटजी। देखिएगा मालू जी जवाब नहीं दोगे, मैं लिख के दे दूं, मालू जवाब नहीं दोगे। 100 दिन में काला धन आने वाला क्या हुआ, 100 दिन में काला धन आने वाला क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ। मालू जी जवाब नहीं दोगे आप। 100 दिन में काला धन आने वाला क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी 100 दिन में काला धन आया कि नहीं आया। मालू जी जवाब दिए, 100 दिन में काला धन आया क्या, 100 दिन में। मैं बहस कर रहा हूं, बेरोजगारी है, सबको वेरी गुड। बेरोजगारी नहीं मतलब पूरी जनता झूठ बोल रही है, पूरी जनता झूठ बोल रही है। किस हिसाब से देखा भारत की स्थिति बेहतर है, आंकड़े आप चलिए मेरे साथ, चलिए मालू जी मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ। जिले में, हर जिले में कम से कम 100 लोग धरने पे बैठे हुए, कम से कम हर जिले में 100 लोग धरने पे बैठे हुए। आप नियुक्ति पत्र वितरण समारोह बना लोगे और नियुक्ति नहीं मिलेगी। सुनिए मालू जी, मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद क्या बोलोगे। अगला इवेंट आपको बताओ क्या है, सैलरी वितरण समारोह, तनख्वाह वितरण समारोह। कौन झूठ बोलता है, केस कर दीजिए हमारे ऊपर भी झूठ बोल रहा होगा। आप लोग आपने 100 दिन में काला धन आ गया। अरे जवाब दीजिए मालू जी, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। नहीं देंगे आप जवाब। रोजगार देने के मामले में आपके कमल पटेल ने एक्सेप्ट किया कि 27 वचन पत्र उठा के देख लो और उसका अध्ययन करो। देख लो आपने जितने वचन हमने, अपने बताओ। देखो ये इनका है। ये पहले क्या होता था विवेक जी, 15 महीने में वचन पत्र का क्या हुआ था, आप बोलेंगे। आप कहते 5 साल 15 महीने का रोना क्यों रोते हो, 15 महीने बोल के आप रोना नहीं, जनता रो रही है आपके नाम को, नहीं रो रहे हैं। बताओ ना, इनको कहाँ, बताओ ना। पहले सवाल को क्यों बैठने दिया मालू जी, पहले सवाल क्या होता था, समय अवधि समाप्त हो चुकी है। विवेक जी 2 मिनट, पहले सवाल जो है सत्ता से किया जाता था। अब ये सत्ता विपक्ष से करते हैं। पवन जी की बात सुन लेते हैं प्लीज प्लीज। समय मैं ये कह रहा हूँ विवेक जी, पहले क्या होता है, ये सामने बोलेंगे, इनकी स्ट्रेटजी है, ये सामने बोलेंगे। आप शॉर्ट में बोल लीजिए, आप अपनी बात बोलो। पहले क्या सवाल ये देखिए, पहले क्या होता था, अरे ये तड़प है, मालू साहब सुन लेते हैं ना, बिल्कुल समय हमारे पास खत्म हो चुका है। ये क्या होता है, इन्होंने बोला। देखिए पहले क्या होता है, सवाल सत्ता से किया जाता था। आज ये नया परिपाटी लाया है कि सवाल विपक्ष से करो, ये उल्टा मार दिए। समझ गए, सत्ता हमने सवाल पूछा तो इस सवाल का पहले जवाब होता था उत्तर, अब ये सवाल का जवाब सवाल होता है। चलिए तो बोलते ये आपने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। शुक्रिया आप सभी का। सत्र पर सवाल पर हम चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस का यह कहना है कि शीतकालीन सत्र छोटा है, 5 दिवस में चर्चा नहीं हो पाएगी क्योंकि पहले दिन श्रद्धांजलि सभा होके खत्म हो जाएगी। 4 दिन में इतना मौका नहीं मिल पाएगा कि विकास पर बात हो सके। दूसरी ओर सरकार ये कह रही है कि 4 दिवस में आप यानी कि विपक्ष किसी भी तरह के हो हल्ला ना करे, सदन में चर्चा विषय पर करे। दोनों ओर से सियासत देखने को मिल रही है। बहरहाल कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। क्या कुछ सत्र में होगा, ये पल प्रतिपल की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।